शुरू हो, ताकि हम लोग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो रिजवान कैसर साहब से हम सवालात करें। हमने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया और मेन स्ट्रीम में उनको लाया जाता है ज़बरदस्ती कि मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, आप जैसे लोगों को आना चाहिए। ज़ाती तौर पर बेगम हजरत महल से बहुत मुतासिर हूँ पूरे, और मैंने ऐसा कई जगह वो पब्लिकेशंस डिवीज़न वालों ने एक ज़माने में बुक फेयर के मौके पर 2007 में या 8 में मुझसे कहा था कुछ किताबों को रिलीज़ करने के लिए। मैं गया था, तो फिर मैंने ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि बेगम हजरत महल के ऊपर बाज़ाब्ता रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जाए। ख़ुद एक PhD कराना चाहता था मैं, लेकिन उतना प्राइमरी सोर्स वगैरह नहीं मिला। इसी शहर की तारीख को आप उठा करके देख लीजिए कि 1857 में लखनऊ का क्या रोल है, ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिवाय एक लखनऊ के पार्क, बेगम हजरत महल पार्क के अलावा, और उसका भी लोग नाम बदलना चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कमी है मैडम, कि हम अपनी ही तारीख को ठीक से जानते नहीं और मुड़ के देखते नहीं हैं उधर, और जितना भी उससे तहरीक लेनी है, जितना इंस्पिरेशन लेना, हम खुद भी नहीं करते हैं। सरकारी तंजीमों का भी अपना एक, उसका भी अपना है, पता चलता है। ये मौलाना आज़ाद जी, हजरत आपका अटेंशन आधा मिनट ले लूँ? उधर मैं कह रहा था आधा ही मिनट मैं लूँगा कि हमारे ये मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी भी पता चलता है कि कितने लिमिटेड बजट पे चलती है, इसका थोड़ा थोड़ा एहसास है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है, कुछ सरकार का है, कुछ दूसरे लोगों का है रिसर्च का, और जो कुछ ऐसे रिसर्च भी आते हैं तो मंजर आम पे नहीं। अब लेकिन अब कहा गया, मेरी किताब 1.5 साल के अंदर पेपर बैक एडिशन में चली गई। जब छपी थी तो 1000 रुपये कीमत थी, अब 500 रुपये कीमत है, और अगर कोई ऐसे पढ़ना चाहे तो कंसेशन तो 10-20% मिल ही जाता है। और मैंने सिर्फ मौलाना आज़ाद की बायोग्राफी नहीं लिखी, बल्कि मैंने बताया कि इतनी कोशिश करी है मुसलमानों ने इस मुल्क का पार्टीशन ना हो, लड़ते रहे, हार गए। तो मेरा ये मानना कि हारे हुए लोगों का भी इतिहास आना चाहिए। तो वहाँ पर भी मैंने ये बात बताने की कोशिश करी कि लड़के भी हारे तो उनका भी इतिहास हो, कि आखिर तक मुस्लिम लीग के मुखालफत करते रहे लोग, लेकिन जीत आखिर में मुस्लिम लीग के भी इलेक्टोरल वोट्स उनको जो मिला है वो 70, 75, 80% मिला है। लेकिन उसके लिए और जो हालात, तो जी नहीं, अडल्ट नहीं, अडल्ट थी सर, यूनिवर्सल नहीं थी। ये इसीलिए मैंने कहा यूनिवर्सल नहीं थी। बालिगी आदमी वोट कर सकता था, और अगर आप उसको पूरा वोट कर दें, और जमीयतुल उलमा हिंद ने तो अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर आम मुसलमानों को भी वोटिंग का अख्तियार मिला होता तो 1945 और 46 का नतीजा बिल्कुल अलग होता। टोटल जो बेस था, परसेंटेज जो फ्रेंचाइज बेस है, वो 15%, 15% से ज़्यादा नहीं। तो मैं ठीक है, अगर हम तब ना, जब जागे तभी सवेरा। अभी अगर हम इतना समझते हैं तो अभी इसी को सवेरा मान लेते हैं। तो सन 46 में राजकुमारी कराई गई थी। एक कैंडिडेट मुस्लिम लीग ने खड़ा किया था, एक कांग्रेस ने, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट थे, और कांग्रेस के जो मुस्लिम कैंडिडेट था उसके बैलेट बॉक्स का निशान था रेड, और मुस्लिम लीग के बैलेट बॉक्स का निशान था सफेद, और हमारे इलाके में लोगों ने वोटिंग की। ये राजकुमारी को भी पूछा गया, मुस्लिम लीग जीती। बिल्कुल, उससे किसी का इनकार नहीं है, लेकिन आप अगर आप उस वक्त का जो है, बिल्कुल मुखालफत करते हुए नहीं आ रहे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, वो चाहते थे कि 2 लिया जाए, लेकिन वो चाहते थे कि जो दीगर शराइत हैं वो एक बड़ी तंजीम की शराइत छोटी तंजीम माने, कोई बड़ी बात नहीं थी। और बहुत
बहुत अगर आप और ज़्यादा डायनेमिक्स में जाएं तो जाहिर सी बात है कि चौधरी खलीकुज़्ज़मा तो बहुत एक्टिव रहे थे पॉलिटिक्स में, लेकिन नवाब इस्माइल तो उतने एक्टिव नहीं थे मुस्लिम लीग में। और अभी भी 1937 में अगर आप मुस्लिम लीग का कैरेक्टर आप उठा करके देखेंगे तो आवाम के बीच उसकी पहुंच क्या है। अगर आप उठा करके देखें, अगर परसेंटेज जो अभी हर शख्स तो कोई मामूली सी पार्टी भी है, कितना परसेंट वोट मिला, ये हमारे आपके एनालिसिस का फ्रेमवर्क बनता है। 1947 में मुस्लिम लीग कितनी पॉपुलर है, कितनी मकबूल पार्टी है, आप इसी से समझिए कि मुसलमानों का टोटल 4% वोट मिला मुस्लिम लीग को। अब ये 4% वोट पर मुस्लिम लीग इतना इतरारी है कि हम उसे मुसलमान की क़यादत करते हैं, तो ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन वो चाहते थे कि 2 लोग ले लिया जाए वहां पर। आपने ये डिड्यूस किया कि वो कमिटेड थे अपने कॉज के साथ, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ रही है। ना उसमें कंट्राडिक्शन आपको ये दिख सकता है कि मौलाना किसी तरह से भी ये कि केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास में या तारीख नवीसी में या हमारी समझ में क्या है, एक बात कोई भी हमारे स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाए तो हम उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा, कई जगह मैंने लिखा हुआ है कि मौलाना ने गलत कहा कि इसके लिए अकेले केवल पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं कि साहब एक लिया जाए वो ले। मौलाना खुद ये कह रहे हैं कि हमारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, लेकिन उन शर्तों में ये नहीं है कि हम 2 की बजाय एक ही लेंगे, दोनों लिए जाएंगे। ऐसा मौलाना निगोशिएट कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यही कि वो एक कोलिशन का मिजाज लेकर के चलना चाहते हैं। सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस या मौजूदा यूपी नहीं बल्कि दीगर जगहों पे मैंने उन सूबों का नाम लिया, मद्रास है, उड़ीसा है, बॉम्बे है, ऐसी जगहों पर मौलाना पर खुद कांग्रेस के अंदर के बड़े इल्ज़ामात भी लगते हैं, जो मैंने अभी इन्हीं तमाम सारी बातों की बिना पर। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो हमारी सोच है वो दरअसल विक्टिम है उसी स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग की। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि मौलाना की फॉलोइंग नहीं थी। मौलाना की वही फॉलोइंग है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आपको ना टीम, मौलाना ने कोई फिरका, मौलाना ने कोई सांप्रदायिक संस्था तो चलाई नहीं थी ना, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर हैं, अलग अलग से ना कॉन्फ्रेंस बनी। सिर्फ वही नहीं, आप, मैं 1 मिनट मैडम, बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, जमीयतुल उलमा जितनी बड़ी तंजीम, मौलाना को ये सब ऐसे शवाहिद हैं ये तारीख के जो हम लोगों को देखना पड़ेगा। मौलाना को मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था ना कि यू आर ए शो बॉय ऑफ द कांग्रेस, ना नॉट पपेट, शो बॉय। आपको ताज्जुब होगा अगर उस वक्त के अखबार को आप उठा करके देखें, मोहम्मद अली जिन्ना को इतने बड़े पैमाने पर कंडेम किया है मुसलमानों ने, तंजीमों ने, इंडिविजुअल्स ने, बयान से बाहर है। आपको और बताता हूं, एक ऐसी मीटिंग बुलाई गई जिसको प्रो पाकिस्तान मीटिंग का नाम दिया गया और एक एंटी पाकिस्तान मीटिंग का नाम दिया गया, और जामा मस्जिद के इलाके में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तब भी था और आज भी है। आपको ताज्जुब होगा कि जो प्रो पाकिस्तान मीटिंग में रात के 10 बजते बमुश्किल तमाम 500 लोग जमा हुए, जो अपॉइंटेड टाइम था सिर्फ 50-60 लोग मौजूद थे। ये मैं सब अखबारी रिपोर्ट्स की मदद से कह रहा हूँ। 500 लोग जमा हुए, और जो एंटी पाकिस्तान मीटिंग 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोग जमा होते थे, और वहाँ लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को कंडेम किया है यकलख्त कि ये कोई तरीका है, इतने मोतबर इंसान को कह रहे हैं शोभा है, इनको ज़रा सा इस्लामी तहजीब का पास नहीं। तो ये जो इंप्रेशन है लार्जर देन लाइफ का जो कंस्ट्रक्शन है कायदे आज़म, इसी उत्तर प्रदेश से आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो यूपी चैप्टर है, उसके एक बहुत बड़े मौलाना, एक बड़े रहनुमा है मौलाना मोहम्मद फारूक, वो ये कहते हैं कि और ये कायदे आज़म, ये तो सो कॉल्ड कायदे आज़म है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। ये सही है,
मतलब मैं उस पर तो अभी बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका सवाल। एक तो मुझे आपसे एक शिकायत ये है कि आप आज़ादी के पहले तक खाकर आपने रोक दिया। मौलाना जहाँ रहते हैं वो एक बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद जब वो सत्ता में आए, जब वो शिक्षा मंत्री हुए, जब उनके पास पावर हुई, तब उन्होंने मुस्लिम्स को डेमोक्रेटिक स्पेस देने के लिए क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, संविधान सभा जब बन रही थी तब उसमें एक मुस्लिम लीग के सदस्य ने मुस्लिमों के आरक्षण की बात वहाँ उठी थी, और मुस्लिम लीग की सदस्य बेनज़ीर रसूल ने मुसलमानों को आरक्षण देने का विरोध किया था, इस आधार पर कि मुसलमानों को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काबिल हैं और अपने आप में लायक हैं। उस जगह पर मौलाना आज़ाद का क्या रुख था? नंबर 3, अनुशीलन समिति को आपने कहा कि उसने लिखा था कि हिंदुओं का मैं इसका सोर्स जानना चाहती हूँ। मुसलमानों को उसने परमिशन दी, उसका सोर्स। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अनुशीलन वाले सवाल पर आप, एक किताब है जो मुशर्रुल हसन साहब ने एडिट की थी काफ़ी पहले, कम्युनल एंड पैन इस्लामिक ट्रेंड्स इन कॉलोनियल इंडिया, मुशर्रुल हसन एडिटेड किताब है। उसमें रजत कांता रे का एक मजमून है जी, हाँ, तो उनका आप उसे पढ़ लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम में जो प्रोलॉग है उसमें मौलाना आज़ाद खुद ये कहते हैं कि अनुशीलन के बाज़ाब्ता लिखा हुआ कानून था कि कोई भी गैर मुस्लिम उस तंजीम का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन ऐसी कोई शर्त युगांतर में नहीं थी, लेकिन लार्जर मिजाज जो है वो हिंदवाना था, और इसलिए और लोगों को ये ताज्जुब लगा कि मैं मुसलमान होने के बावजूद ऐसी किसी तंजीम में शामिल होना चाहता हूँ, तो इनको लोगों को बड़ा ताज्जुब लगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम से भी आपको बहुत कुछ इम्प्रेशन। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना के बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इम्प्रेशन दिया है कि मौलाना ने मुसलमानों के रिजर्वेशन की मुखालफत करी थी, बट देन आई कैनॉट से विद गारंटी कि उन्होंने करी थी कि नहीं करी थी। हाँ, लेकिन आई हैव एब्सोल्युटली, बिकॉज इसलिए कि हमने आज़ादी के बाद मौलाना के जिस पहलू को देखा है वो सिर्फ बहसियत मिनिस्टर एजुकेशन के। अब बहसियत मिनिस्टर एजुकेशन के अगर आप ये देखें, उठा करके देखें कि आज जो मुसलमानों की हालत है वो 1947 में नहीं है, 1950 में नहीं, 1952 में नहीं। मैं आपको अगर आप, और मैं चाहता हूँ, मैंने एक आध दो जगह और ऐसे ही पब्लिक स्पीच में एक बात कही, वो ये कि आज हम 2013 में जो मुसलमानों की हालत देख रहे हैं 1947 में ये नहीं। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में, एजुकेशन में, जुडिशरी में और दीगर तमाम सारों में, इसी उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर आबादी 18 और 20% है तो रिप्रेजेंटेशन 30 है, 35 है, 40 है। मुस्लिम्स आर नॉट ए वीक कम्युनिटी इन 1940s, राइट, जो आज हालत हो गई। तो मुसलमानों की बैकवर्डनेस का इतिहास तो दरअसल पिछला 65 साल का है, 70 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं। इसलिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में जो परसेप्शन है वो बदला है, इनकी जिम्मेदारियां ऐसे फिक्स की गई हैं, एंड देयरफॉर वो जो ग्राफ है, और मैं चाहता हूं कि प्री 47 एंड पोस्ट 47 एक कंपैरेटिव एक एनालिसिस हो कि एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन कितना है मुसलमानों के अंदर। तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स मैंने अखबारों की मदद से उस वक्त निकाला है, एंड दे वर डूइंग क्वाइट वेल। तो मुझे लगता है कि एक तो ये, और दूसरे इमीडिएटली पार्टीशन के बाद एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट हॉस्टाइल। आज देखिए सरदार पटेल को लोगों ने काफ़ी ऐसे बिला वजह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना लिया। सरदार पटेल के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, बस आधा मिनट। वो ये कि सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से भी रोका, ये भी हकीकत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो, बट सरदार पटेल वाज वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु ओपनली अपोज्ड इंडिया बीइंग डिक्लेयर्ड ए हिंदू स्टेट। तो ऐसा है कि कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में तो तस्वीर नहीं होती है, बीच का जो ग्रे वाला एरिया वो हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच।